हेलो एवरीवन, आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग डेली बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसी क्लास नंबर 2 है आज। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है के जी का भाई है। क्या दिया गया है? के जी का भाई है। सबसे पहले दिया गया है के जी का भाई है। फिर दिया गया है जे का मामा एस है। जे का मामा एस है। के जी का भाई है, जे का मामा एस है। जे का मामा एस है। और फिर इसमें दिया गया है एस के की नानी है। एस कॉमा के की नानी है। एस के की नानी है। और फिर आपसे दिया गया है एस की एकलौती पुत्री ए है। एस की पुत्री, वो भी एकलौती, एस की एकलौती पुत्री कौन है? ए है। ए है। तो आपका ए का एम से संबंध पूछ रहा है। ए का एम से क्या संबंध होगा? ए का एम से क्या संबंध है? ए क्या एम से क्या संबंध है, आप बताएंगे। दोस्तों ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है के जी का भाई है। हमने लिख लिया के जी का भाई है। फिर जे का मामा एस है। जे का मामा एस का मतलब है जे की माता के भाई कौन है? एस है। एस के की नानी है। जो एस है वो किसकी नानी है? के की। तो के की नानी का मतलब है एस। के की नानी है मतलब के मम्मी की के की माता कौन होंगी? एस। तो एस के की नानी होंगी। एस की पुत्री ए है, यानी एस की पुत्री ए है। अब आपसे पूछ रहा है ए का एम से क्या संबंध है, यानी ए और एम में आपस में क्या संबंध है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं के जी का भाई है। तो हम लोग लिख लेते हैं कौन भाई है? के भाई है। किसका भाई है? जे का भाई है। एक बात, के जे का भाई है। जे का मामा एस है। दोस्तों जे का मामा एस है, तो जे का मामा का मतलब हो गया जे की जो माता जी होंगी उनका भाई। जे की माता जी का भाई कौन है? एस। जे की माता जी का भाई यानी इनके मामा होंगे एस। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा के जे का भाई है, तो एक बात लिखी। फिर है जे का मामा एस है, तो जे की माता के भाई, जे की माता के भाई, तो जे की माता के भाई हमारे कौन से होंगे? एस। तो जे की माता के भाई एस है। एस जो है के की नानी है। एस जो है किसकी नानी है दोस्तों? जे का मामा एस है। जे का मामा, जे की मम्मी का भाई एस है। एस के की नानी है। एस के नाना है। एस के का 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 नाना है, तो एस जो है के का नाना है। तो के की माँ, यही क्वेश्चन है दोस्तों। के जे का भाई है। जे का मामा एम है। जे का मामा यहाँ पर दिया गया है एम है दोस्तों। तो दोस्तों जे का मामा जब एम है तो जे का मामा एम है तो यहाँ पर एम ही आएगा। और एस के की नानी है। एस के की नानी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए के जे का भाई है, हमने एक बात लिखी। फिर जे का मामा एन है, तो जे की माई मम्मी का भाई, जे का मामा हुआ एम। अब आपसे पूछ रहा है एस के की नानी है, तो के की नानी का मतलब है के की माता की माता। के की माता कौन होंगी दोस्तों? के की माता की माता होंगी एस। तो एस क्या हुई? नानी। एस की पुत्री एकलौती पुत्री ए है। क्वेश्चन में दिया गया है एक्स की एकलौती पुत्री ए है, यानी यही एस की एकलौती पुत्री होगी। अब आपसे पूछ रहा है ए का एम से क्या संबंध है। तो एम की ए क्या होगी? तो एम की ए होगी बहन। एक बार हम आपको फिर क्वेश्चन समझा देंगे। ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से हम लोगों ने हल किया है। एक बार हम लोग फिर इसको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन आपका दिया गया था के जे का भाई है। हमने एक बात लिखी, के क्या है दोस्तों? के है हमारा जे का भाई, इतनी बात लिख ली। फिर आपके पास जे का मामा एम है। जे का मामा एम है यानी जे की माता का भाई। तो जे की माता को हम ये बनाएंगे माइनस, और इनका भाई कौन हो जाएगा? एम। यहाँ पर लिख दिया एम। जे की माता की भाई एम होगा। एस के का नाना है, तो के का नाना मतलब के की माता कौन है? एस। एस के की नानी है का मतलब है एस के की नानी। तो के की माता की माता कौन सी हो गई? एस। तो एस यहाँ पर आ जाएंगी। एस की पुत्री ए है, तो एस की पुत्री यहाँ पर आ जाएगी। आपसे पूछा है ए का एम से क्या संबंध होगा, तो ए एम की क्या होगी? तो ए एम की बहन होगी। बहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एम का ऐसे संबंध पूछा जाता है, एम ए का भाई होता। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता के ए से किस प्रकार संबंधित है, तो के ए का पुत्र हो जाता। यदि एक ए का पूछा जाता तो एक ए का पिताजी हो जाता, माताजी हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टॉपिक पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साक्षी ने कहा। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। साक्षी ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साक्षी ने क्या कहा? कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। क्या कहा दोस्तों? वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू, बेटे की दादी की बहू है। ये एक शब्द है, इस संकेतिक वाला शब्द है। इस तरीके के रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं। साक्षी से महिला किस प्रकार संबंधित, यानी साक्षी और महिला का संबंध बताना है। साक्षी का और महिला का आपस में संबंध बताना है। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साक्षी ने क्या कहा? वह मेरे पिताजी यानी साक्षी के पिताजी के इकलौते बेटे यानी मेरे भाई की दादी यानी मेरी दादी की बहू, मेरी दादी की बहू यानी मेरी माँ होंगी। तो दोस्तों वह हमें साक्षी की, यानी लीजिए यहाँ पर साक्षी हो गई। साक्षी ने क्या कहा? वह मेरे पिता, तो साक्षी के पिता ये मान लीजिए हो गए। अब इनके इकलौते बेटे, साक्षी के पिता के इकलौते बेटे यानी साक्षी का भाई एक होगा, इकलौता बेटा, ठीक है। की दादी, तो इसकी दादी इसकी माता जी होंगी, यानी इसके पिताजी की माता जी यानी ये होगी। दादी की बहू यानी इनकी वाइफ होगी, यानी यहाँ पर इसको ऐसे लिखा। ये फिगर इस क्वेश्चन का बनेगा। साक्षी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, पिता के इकलौते बेटे यानी मेरे भाई की दादी यानी मेरी दादी की बहू मतलब मेरी माँ। तो साक्षी का इससे क्या संबंध है? तो साक्षी का उस महिला से संबंध है। यहाँ पर वो महिला हो जाएंगी, तो साक्षी उस महिला की क्या लगेगी? साक्षी उस महिला की लगेगी बेटी। अगर आपसे पूछता कि महिला का क्या साक्षी संबंध है, तो महिला साक्षी की क्या हो जाती है? माँ हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। साक्षी ने महिला की ओर इशारा करते हुए यह कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे यानी मेरे भाई की दादी यानी मेरी दादी की बहू मेरी माँ होगी। तो ये क्वेश्चन था, आपसे घुमा फिरा के पूछा गया था। तो ब्लड रिलेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराया उस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 3 चीजें दी गई हैं, दिवाली, बैसाखी और उत्सव। 3 चीजें दी गई हैं, आपसे दिया गया है उत्सव, दिवाली और बैसाखी। आपसे पूछा गया है बैसाखी। अब आपसे पूछा गया है और आपको 4 फिगर दिए हुए हैं। 4 फिगर कौन कौन से दिए हुए हैं? एक ये फिगर है, नेक्स्ट हमारा फिगर ये वाला है, नेक्स्ट हमारा फिगर है ये वाला, और फिर नेक्स्ट फिगर हमारा है ये वाला। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन इसमें ये दिए हुए हैं। उत्सव, दिवाली, बैसाखी का आपस में क्या संबंध होगा? तो दोस्तों दिवाली बैसाखी दोनों ही उत्सव हैं। दिवाली जिस प्रकार उत्सव है उसी प्रकार वैशाली उत्सव है, यानी दोनों ही उत्सव हैं। तो दोस्तों दिवाली ये हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में, वैसाखी ये हो जाएगी और उत्सव ये वाला सर्कल हो जाएगा। ये वेन आरे का क्वेश्चन था। ये तीनों आपस में संबंधित नहीं हो सकते कि कुछ दिवाली उत्सव है, कुछ वैसाखी दिवाली है, या कुछ दिवाली उत्सव है, या सब दिवाली उत्सव है, कुछ दिवाली वैसाखी है, या तीनों अलग नहीं हो सकते हैं। 2 त्योहार दिए गए हैं, उत्सव दिया गया है, तो दिवाली और वैसाखी उत्सव के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन कराने से पहले हम लोग आपको दिशाओं का नॉलेज बताते हैं। सबसे पहले हम लोग ये फिगर ड्रॉ करेंगे, प्लस बनाएंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। यानी ये कौन सी दिशा है? ये दिशा हमारी है, ये हमारी है उत्तर की दिशा, ये हमारी है पूर्व दिशा, ये हमारी है दक्षिण दिशा, और ये हमारी है पश्चिम दिशा। ये 4 दिशाएं हैं। अब इन्हीं अगर आपसे पूछे ये कौन सी दिशा है, तो ये होगी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। ये दिशा आपसे पूछ लेते तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ये दिशा आपसे पूछते तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। ये दिशा पूछते तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। ये कुल 8 दिशाएं हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि ये जो पहले फिगर बनाया था, इनमें इन 2 यानी नॉर्थ और ईस्ट
के बीच का कोण कितना है, तो 90 डिग्री का कोण होगा, यानी चारों तरफ 90 डिग्री का कोण होगा, यानी टोटल 360 डिग्री कोण होगा। और अगर ये वाली दिशा में इसके मध्य कोण पूछा जाता तो कुल है 90 और इस वाले में होता 45 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टाइप का है। राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। किस दिशा की ओर देख रहा है? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा दोस्तों मान लीजिए ये है राकेश को यहाँ पर इस दिशा की ओर देख रहा है। उसके बाद वह दक्षिणावर्त 225 डिग्री घुमा। दोस्तों कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है और इस दिशा में देख रहा है, मान लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है दक्षिणावर्त 225 डिग्री घुमा। दो शब्द होते हैं, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त शब्द का मतलब होता है क्लॉकवाइज दोस्तों, वामावर्त शब्द का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का होता है क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री गुणा 225 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमारा कितना आएगा 180 डिग्री। यानी अभी ए इस जगह पर पहुंचेगा। यानी राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, लेकिन वहां से दक्षिणावर्त 225 डिग्री घुमा, फिर वामावर्त 180 डिग्री घुमा। दोस्तों अगर यहाँ से वामावर्त घुमा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आ गया 180 डिग्री में, 180 डिग्री में यहाँ पर आ गया। यानी अभी हमारा राकेश यहाँ पर है। फिर आपसे पूछ रहा है उसके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर घूमा, यहाँ से दक्षिणावर्त 90 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अंत में वामावर्त 135 डिग्री घूमा। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री घूमा। अब आपसे पूछ रहा है बताओ राकेश अब किस दिशा में देख रहा है। तो दोस्तों यानी घुमा फिरा के इसी दिशा में आ गया। देखिए एक बार हम फिगर बना के आपको फिर से समझा दे रहे हैं। ये हमारा फिगर है, क्वेश्चन हम एक बार आपको पढ़े दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन हमारा है राकेश दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री घुमा, फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घुमा, और उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घुमा, अंत में वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घुमा। तो बताइए राकेश किस दिशा में है। चलिए हम इसको हल करते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा हमारी ये है, बाप से पूछ रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री घुमा, तो ये 45 डिग्री हो गया, और यहाँ से 180 तो यहाँ पर इस दिशा में आ गया। फिर वामावर्त 180 डिग्री घुमा, तो वामावर्त यानी यहाँ पर आ गया 180 डिग्री घूम के। फिर आपके बाद दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया 90 डिग्री पर। फिर आपसे कह रहा है अंत में वामावर्त 135 डिग्री घुमा, यानी वामावर्त नहीं एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो इसी जगह पर आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा बताओ राकेश किस दिशा की ओर देख रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राकेश अब भी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। देखिए इसमें दो शब्द नए यूज हुए हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज, वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा हमको थोड़ा ये नॉलेज होना चाहिए कि जैसे ये त्रिभुज है तो इसके बीच कितना कोण 45 डिग्री का, इसके बीच का 45 और टोटल 90 डिग्री का। फिर यहाँ पर टोटल अगर पूछता तो 180 डिग्री का, और अगर पूरा गोला बन जाए तो ये कितने का होता है 360 डिग्री का। आधा गोला 180 डिग्री का, दो कोणों के बीच कोण 90 डिग्री का, अगर इनसे बीच में एक काट दें तो 45 डिग्री का। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक चीज़ और अगर आपसे पूछा जाता कि दक्षिणावर्त यानी इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, और अगर वामावर्त आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया। कोई भी व्यक्ति का पहले दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करे था, फिर वह दक्षिणावर्त घुमा 225 डिग्री, फिर उसके बाद 180 डिग्री घुमा वामावर्त, फिर 90 डिग्री घुमा दक्षिणावर्त, फिर 145 डिग्री घुमा वामावर्त। तो वह वर्तमान में दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं। ये हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। तो सबसे पहले हम लोग ये फिगर फिर बना लेते हैं, इससे हमको हेल्प मिलती है सवाल को हल करने में। तो यहाँ पर ये हमारी दिशा हो जाएगी उत्तरी दिशा, ये हमारी दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा, ये हमारी दिशा हो जाएगी दक्षिण, और ये हमारी दिशा हो जाएगी पश्चिम। ये कुल 4 दिशाएं हैं, और ये इनके बीच उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, यानी कुल 8 दिशाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है काजल पूर्व दिशा की तरफ 14 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों पूर्व दिशा यानी इधर, ये मान लीजिए काजल है, काजल पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलती है 14 किलोमीटर चलती है। एक बात अब आपसे पूछा गया है फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी, दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे जाएगी। तो यहाँ पर बाईं ओर मुड़ी कितने किलोमीटर चली 40 किलोमीटर चली। फिर आपसे दिया गया है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। तो फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी यानी यहाँ पर, यानी ये कितना चलेगी 10 किलोमीटर।
फिर आपसे पूछा गया फिर वह अपने बाई ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ पर मुड़ेगी और 22 किलोमीटर चलेगी, तो यानी यहाँ तक पहुँचेगी, ये 22 किलोमीटर हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन फिर वह अपने बाई ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। दोस्तों 24 किलोमीटर अगर चलेगी यहाँ से तो यहाँ पर पहुँच जाएगी ये 24 किलोमीटर, क्योंकि 10 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, तो 24 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए काजल अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। दोस्तों प्रारंभिक स्थान इसका ये है, अब यहाँ पर ये पहुंची है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी में तथा किस दिशा में है। तो दिशा तो दोस्तों प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, तो हम लोग लिखेंगे दक्षिण दिशा की ओर है। और कितनी दूरी में है, तो 22 ये है, टोटल है 40, यानी 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है काजल। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कैसा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था काजल पूर्व की ओर 14 किलोमीटर चलती है, तो हम लोगों ने 14 किलोमीटर लिखा। ये मान लीजिए 14 किलोमीटर काजल पूर्व की ओर चली। फिर आपसे दाएं मुड़ी और 40 किलोमीटर चली, तो यहाँ पर हम लोगों ने 40 लिखा, दाएं मुड़ गई और 40 किलोमीटर चल गई यहाँ से। फिर हमने देखा कि वहाँ से बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, तो बाएं मुड़ी तो 10 किलोमीटर चली। फिर वहाँ से बाएं मुड़ी तो 22 किलोमीटर चली, तो फिर बाएं मुड़ी 22 किलोमीटर चली। फिर अपने बाएं मुड़ी और 24 किलोमीटर चली, तो फिर अपने बाएं मुड़ी कितने किलोमीटर चली दोस्तों, 24 किलोमीटर। तो अब हम लोगों ने देखा ये प्रारंभिक स्थान था, ये अंतिम स्थान था। अब आप लोग बताएंगे कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की काजल जो है अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दोस्तों प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में कितने किलोमीटर दूर है, तो ये पूरी दूरी है 40, इतनी दूरी है 22, तो 40 में 22 घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर दक्षिण दूरी पर काजल अपने पूर्वी स्थान से स्थित है। तो इस तरीके से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस लॉजिक पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वृत्त बने दिए हुए हैं दोस्तों, देख लेते हैं। एक ऐसे दिया है, देखिए एक फिगर बनाया हुआ है ऐसे ऐसे, और फिर हमारे पास एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे, और ये आपका मान लीजिए ऐसे, ये फिगर दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए चित्रों में वृत्त की संख्या बताइए। दोस्तों इस फिगर में आप लोग ऊपर ऊपर वृत्त गिन सकते हैं, कितने वृत्त हैं दोस्तों। जैसे ऐसे काउंटिंग करेंगे तो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। 7 वृत्त जो हमारे हैं ऊपर ऊपर है। ये अंदर है 8वां वृत्त, ये अंदर है 9वां वृत्त। अब हम लोग देखेंगे कौन सा वृत्त काउंट नहीं हुआ है। ये हो गया, 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 ये हो गया। तो ये हमारा एक फिगर दिया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए फिगर में कुल कितने वृत्त हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा अटपटा लगेगा, इस तरीके का अगर आपके सामने एकदम से फिगर आ जाए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिए गए फिगर में कुल कितने वृत्त हैं, तो आप लोग काउंट करने में मुश्किल होगी। लेकिन हमने कहा कि सबसे पहले ऊपर ऊपर के, एक हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा हमने ये गिना, चौथा ये गिना, पांचवा ये गिना, छठा ये गिना, सातवां ये गिना, 8वां हमने ये जो एक अंदर बना हुआ यानी ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त काउंट किया, ये 8वें नंबर पर, और ये 9वें नंबर पर हमने ये वृत्त काउंट किया, यानी ये 9 नंबर। तो दिए गए फिगर में कुल कितने वृत्त हैं, 9 वृत्त हैं। एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है SMART, SMART, फिर उसके बाद है VKDPW। क्या है VKDPW। अब आपसे पूछा है नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, FRAUD, फ्रॉड क्या लिखा गया है, IPDSG। अब आपसे लास्ट क्या दिया गया है, PURGE क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्मार्ट का संबंध VKDPW से है, फ्रॉड का संबंध IPDSG से है, तो PURGE का संबंध किससे होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हल कैसे करा जाता है आपको हमने कई बार समझाया है कि आपको इसकी प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने आपको प्लेस वैल्यू समझाया था, और आज इस क्वेश्चन में हम लोग अपोजिट वर्ड भी पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। एस की प्लेस वैल्यू है 19, एम की है 13, ए की है 1, आर की है 18, टी की है 20, वी की है यूवी 22, के की है 11, डी की है 4, पी की है 16, डब्ल्यू की है 23। अब लोग देखेंगे हुआ क्या दोस्तों, 19 से 22 हुआ, कितना ऐड हुआ, +3, फिर 13 से 11 हुआ, कितना हुआ, -2, फिर 1 से 4 हुआ, कितना ऐड हुआ, +3, 18 से 16 हुआ, -2, 20 से 23 हुआ, +3,
यानी लॉजिक है +3 -2 +3 -2 +3। क्या ये लॉजिक यहाँ भी लग रहा है? एफ की प्लेस वैल्यू 6, आर की 18, ए की 1, क्यू की 21, डी की 4, इधर आई की 9, पी की 16, डी की 4, एस की 19, जी की 7। 6 में 3 जोड़ा 9 +3 आया, फिर 18 में 16 जोड़ा तो +-2 आया, फिर 1 में 1 से 4 +3 हुआ, फिर हमारा 21 से 19 यानी -2 हुआ, फिर हमारा 4 से 7 यानी +3। लॉजिक हमारे पास क्या लिख के आया? +3 -2 +3 -2 +3। ये हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था तो पी की प्लेस वैल्यू 16, यू की 21, आर की 18, जी की 7, ई की 5। 16 में 3 जोड़ेंगे 19 नंबर पर आता है। एस -2 करेंगे, फिर एस फिर 3 जोड़ेंगे, टी 21 नंबर पर आता है यू, और फिर हमारे पास -2 करेंगे, 7 में -2 करेंगे 5 यानी ई, और ई में +3 करेंगे 8 यानी SSUEH। SSUEH इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। लॉजिक +3 -2 +3 -2 +3 -2, यही हमने यहाँ लगाया। 16 में 3 जोड़ा 19 नंबर पर एस, 21 में 2 घटाया एस आ गया, 18 में 3 जोड़ा यू आ गया, 7 में 2 जोड़ा 2 घटाया ई आ गया, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों अपोजिट वर्ड कैसे होते हैं। जैसे एक अपोजिट आपसे पूछा जाए तो एक अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। फिर ई का अपोजिट क्या होता है? वी। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। जी का अपोजिट क्या होता है? डी। एच का अपोजिट क्या होता है? एच का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? एच होता है 8वें नंबर पर, एच का अपोजिट होता है टी। एच का अपोजिट टी नहीं होता है, एच का अपोजिट होता है एस। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच। आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? आई का अपोजिट सभी लोग बताएंगे। आई का अपोजिट क्या होगा? देखिए कुछ नहीं होता दोस्तों, ए में हमने एक प्लेस वैल्यू है, जेड की 26 है, यानी दोनों जोड़ के हमारी कितनी आ रही? 27। उसी प्रकार की बी की 2 है, वाई की 25 है, 27 आ रहा है। उसी प्रकार सी की 3 है, एक्स की 24 है, डी की 4 है, डब्ल्यू की 23 है। उसी प्रकार ई की 5 है, 22, बी की 22 है, एफ की 6 है, यू की 21 है। फिर हमारे पास जी की 7 है और टी की 20 है, और एच की हमारे पास है 8 और एस की है हमारे पास 19। यानी ऐसे वर्ड अपोजिट होंगे जिनको जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 27 आएगा। तो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी यू एफ यू जी टी एच एस। जी एच के बाद हमारा आ जाएगा आई। आई हमारा किस नंबर पर होता है? 9वें नंबर पर। अब 9 में हम लोग क्या जोड़े कि 27 आ जाए? तो 9 में क्या जोड़े दोस्तों? 27 आ जाए, 17 जोड़े। 17 हमारा के 18 जोड़े तो आर जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर आर के बाद जी एच आई के बाद आएगा जे। जे में जे हमारा होता है 10वें नंबर पर, इसमें क्या जोड़े तो 27 आ जाएगा। क्यू जोड़ दे तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। यहाँ पर 17 तो 27 आ जाएगा। आई जे के, फिर के में क्या जोड़े तो हमारा 17 आ जाए। पी जोड़ दे जे के बाद एल। एल के एल हमारा क्या होता है? 12। 12 में क्या जोड़ दे तो 15 जोड़ दे तो 17 आ जाए। फिर एम क्या होता है? 13। एम में क्या जोड़ दे तो एम में जोड़ दे हम 12। 13 में 12 जोड़ दे तो हमारा 27 आ जाएगा। एम 13 में 14 जोड़ दे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू, जी का अपोजिट हो जाएगा टी, एच का अपोजिट हो जाएगा एस, आई का अपोजिट हो जाएगा आर, जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू, के का अपोजिट हो जाएगा पी, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, एम का अपोजिट हो जाएगा एन। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट है। यानी ऐसे दो वर्ड आपस में अपोजिट रहेंगे जिनको जोड़ने पर योग 27 आए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल की क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। आज हम लोगों ने अपोजिट लेटर कोडिंग डिकोडिंग के पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है FLOORS। फ्लोर्स को क्या लिखा गया है? QPMNKE। क्या लिखा गया है? QPMNKE लिखा गया है। तो गेदर को पूछा गया है, GATHER, गेदर को लिखा गया है। फ्लोर को QPMNKE लिखा गया है, तो गेदर को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग देखेंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग लिखते हैं। प्लेस वैल्यू
एफ की 6, एल की 12, ओ की 15, फिर ओ की 15, आर की 18, एस की 19, क्यू की 17, पी की 16, एम की 13, एन की 14, के की 11, ई की 5। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों। यहाँ से 19 से 17 यानी -2, 18 से 16 हो रहा -2, 15 से 13 हो रहा -2, फिर हमारा 15 से 15 से हमारा 14 हो रहा -1, फिर 12 से 11 हो रहा -1, फिर 6 से 5 हो रहा -1। लॉजिक आप लोग समझे दोस्तों। पहले पीछे से हम लोगों ने चेक किया, आगे से देखा 6 से 17 हो रहा था, कोई लॉजिक नहीं ले रहा था, तो पीछे से देखा 19 से 17 -2, 18 से 16 -2, 15 से 13 -2, फिर यहाँ से 15 में 1 घटाया -14, 12 में 1 तो 11, 6 में 1 तो 5। उसी तरीके का लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। लॉजिक हमारा क्या हुआ, पीछे से -2 -2 -2 तीनों अक्षर, और फिर आगे से -1 -1 -1, ये अक्षर ही हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक हो गया दोस्तों। इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जी की प्लेस वैल्यू 7, ए की हमारी 1, टी की है 20, एच की है 8, ई की है 5, आर की है 18। दोस्तों 18 में -2 करेंगे जो हम तो 16, 16 मतलब पी, 5 में -2 करेंगे तो 3, 3 का मतलब सी, फिर इसमें -2 करेंगे तो 8 में 6, 6 का मतलब हो गया एफ, फिर हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो एस, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे तो जेड, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे तो एफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, यहाँ भी -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ -1 हुआ। तो दोस्तों फ्लोर्स को ओ पी एम एन के ई में लिखा गया था, तो वेदर का क्या होगा, पी सी एफ एस जेड एफ, इसका वो होगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है ए एफ के पी का संबंध किससे है, जेड यू पी के से है, जेड यू पी के से है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी जी एल क्यू का संबंध किससे होगा। तो बी जी एल क्यू का संबंध दोस्तों वही चीज करनी है इसमें, फिर हम लोग प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए की 1, एफ की 6, के की 11, पी की 16, जेड की 26, यू की 21, पी की 16, के की 11। तो यहाँ पर देखा 16 में 10 जोड़ा, 26, 11 में 10 जोड़ा 21, फिर हमारे पास क्या आ गया 11 16 16 11, 11 को यहाँ पर लिख दिया, 16 को यहाँ पर लिख दिया, यानी दोस्तों इसको जेड यू पी के, यहाँ पर क्या था जेड यू पी के, दोस्तों इसका के यहाँ पर आ गया, पी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक अपोजिट जेड यू का अपोजिट यू। एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या है, लॉजिक इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, जेड यू पी के है। दोस्तों आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके पहला जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पढ़ा उसमें अपोजिट लेटर्स के बारे में पढ़ा। तो ए एफ के पी को क्या लिखा गया है, जेड यू पी के। क्या ए का अपोजिट जेड है, क्योंकि जेड की 26 है, ए की 1 है, जोड़ने पर 27। उसी प्रकार एफ का अपोजिट यू है, एफ की हमारी है 6, यू की है 22, प्लेस वैल्यू 22 है, यू की हमारी है 21, तो 21 6 27, फिर के का अपोजिट पी है, तो के की है 11, पी की है 16, 16 11 27, फिर पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी की फिर 16, फिर के की 11। यानी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जस्ट अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग दी गई है। तो देखते हो दोस्तों बी के अपोजिट क्या होगा, वाई, क्योंकि बी का 2 है, वाई का हमारा 25 हो जाएगा। फिर जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, जी की है 7, टी की होती है 20। फिर हमारे पास एल आ गया, एल की होती है 12 और ओ की होती है 15, तो एल का अपोजिट ओ। फिर क्यू का हमारा हो जाएगा जे, क्योंकि क्यू को होती है 17 और हमारे पास जे होती है 10, तो वाई टी ओ जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई टी ओ जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ए एफ के पी का संबंध जेड यू पी किससे है, तो बी जी एल क्यू का संबंध किससे होगा, तो जस्ट अपोजिट दिया गया था। इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको कॉन्सेप्ट इसका बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आज ही हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया, एक सवाल हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके का पूछ लिया गया। आपसे पूछा गया है सफेद झंडे का संबंध आत्मसमर्पण से है, उसी प्रकार कबूतर का संबंध किससे है। जिस प्रकार सफेद झंडे का संबंध आत्मसमर्पण से है, उसी प्रकार कबूतर का संबंध किससे है। तो कबूतर का संबंध दोस्तों, कबूतर का रंग सफेद होता है और वो भी शांति का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए श्रृंखला दी हुई है, देखिए श्रृंखला में क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19।
ये हमारे पास श्रृंखला दी गई है। आपसे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद मतलब श्रृंखला में ऐसा कोई पद ज्ञात कीजिए जो कि ना सही हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने एक श्रृंखला देते हैं 2, 4, 8, 32, 17, 32, 64। ये एक श्रृंखला चल रही थी। आपसे पूछा कि दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, तो हमने कहा 2 का 2 गुना यहाँ पर 4 हुआ है, 4 का 2 गुना यहाँ पर 8 हुआ है, यहाँ 8 का 2 गुना 16 होना चाहिए, है कितना 17। तो गलत पद क्या होगा 17, सही पद क्या होगा 16, और 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये चारों संख्याएं विषम है। 2, 3, 5, 7, 9 भी विषम है, 13 भी विषम है, 17 भी विषम है, 19 विषम है। लेकिन इसमें एक ऐसी संख्या है यानी 9 एक ऐसी संख्या है जो दोस्तों 3 से भी डिवाइड हो रही है। बाकी संख्या 1 से या तो अपने से, यानी अगर 2 को 1 से डिवाइड करा या 2 से डिवाइड करा, 3 को या 3 से डिवाइड करें, या 1 से, 5 को या 1 से डिवाइड करें, या 5 ही से, 7 को या 1 से डिवाइड किया जाए या 7 ही से, 13 को या 13 से ही डिवाइड किया जाए या 1 से, 17 को या 17 से डिवाइड किया जाए या 1 से, 19 को 19 से ही डिवाइड किया जाए या 1 से। तो दोस्तों इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी? 9 की जगह पर आनी चाहिए 11। ऐसी संख्या आनी चाहिए जो किसी से डिवाइड ना हो और विषम हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17। अब इसके बाद अगर आपसे पूछता 19 के बाद क्या 21 होता है? 21 नहीं होता, विषम है, लेकिन ये 3 से 7 से डिवाइड होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? 23। फिर इसके बाद क्या होता है? 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29 होती। दोस्तों इस तरीके की सीरीज थी। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 इस क्वेश्चन का गलत पद है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लॉजिक बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 4 शब्द दिए गए हैं। आपको उनसे पूछा गया है कि निम्न में से समूह वाले शब्द को हटाकर ऐसा शब्द बताइए जो समूह से अलग हो। तो है वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। तो दोस्तों मेयर भी चुना जाता है राजनीति में, विधायक भी पॉलिटिक्स है, राज्यपाल भी पॉलिटिक्स है, लेकिन वकील एक लॉ की डिग्री है, तो यानी इसमें वकील अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर सीरीज का है। अच्छी सीरीज दी गई है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 70, V, 63, R, 56, O, 49। फिर इसके बाद हमारे पास कॉमा दिया गया है। ये सीरीज दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों 70, इसको क्या लिखा जा सकता है? 7 गुणे 10। फिर हमारे पास 63 है, इसको क्या लिखा जा सकता है? 7 गुणे 9। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? 7 गुणे 8। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? 7 गुणे 7। इस 7 का मल्टीपल है। अब इसको क्या लिखते हैं? UV का मतलब 22, R का मतलब 18, O का मतलब हमारा है 15। 22 में कितना घटाया? 22 में घटाया हमने 4, इसमें घटाया 3, यानी इसमें कितना घटाएंगे? 2 घटाया तो 15 में 2 घटाया तो कितना आएगा? 15 में 2 घटाया तो कितना आएगा दोस्तों? 15 में 2 घटाया तो आएगा हमारा 13। 13वें नंबर पर कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? M। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा 7 दाम 70, 7 9 63, 7 8 56, 7 7 49, तो 7 6 42। M के बाद दूसरे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 42। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो 70 था, 63 था, 56 था, 49 था। तो उसके बाद क्या आएगा? 42। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास V था और R था, O था। तो V होता है 22 नंबर पर, R होता है 18 नंबर पर, 4 का गैप, और R और O में R था 18 नंबर पर, O होता है 15 नंबर, 3 का गैप, 4 का गैप, फिर 3 का गैप। फिर हम लोगों ने 15 में जब 2 का गैप किया तो 13 नंबर पर आ गया M। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा M, 42। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्षण पर है। सभी आम फल है। दोस्तों कथन हमारे पर दिए हुए हैं 3। क्या दिया गया है? सभी आम जो है क्या है? सभी आम है क्या है? सभी आम है फल। एक बार सभी आम फल है। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है? कुछ फल सब्जियां हैं। कुछ जो है फल, कुछ फल जो है क्या है? सब्जियां हैं। ये दूसरा कथन हमारे पास है। और तीसरा कथन हमारे पास क्या है दोस्तों? कोई सब्जी अनाज नहीं है। कोई सब्जी अनाज नहीं है।
तो दोस्तों तीसरा हमारा नेगेटिव कथन है, दो हमारे पॉजिटिव कथन है। देखिए इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सभी आम फल है। क्या है दोस्तों, सभी आम, ये मान लीजिए आम है, सभी आम क्या है, फल है। ये फल हो गया, सभी आम क्या है, फल। कुछ फल सब्जियां, यानी कुछ फल ले लिया, क्या हो गई, सब्जियां। कुछ फल क्या हो गई, सब्जियां। कोई सब्जी अनाज नहीं, तो सब्जी और अनाज का कोई संबंध नहीं होगा दूर दूर तक, ठीक है। सभी आम फल है, तो सभी आम क्या हो गए, फल। कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ फल सब्जियां, कोई भी सब्जी अनाज नहीं, तो इसको अलग लिख लिया। अब निष्कर्षण देखते हैं। कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, तो हाँ कुछ फल आम है, तो पहला निष्कर्षण हमारा सही है। दूसरा निष्कर्षण है कुछ अनाज सब्जियां हैं, कुछ अनाज सब्जियां हैं, तो दोस्तों ये दूसरा निष्कर्षण जो हमारा दिया गया गलत है, कि कोई सब्जी अनाज नहीं है। तीसरा है कुछ फल अनाज है, तो कुछ फल अनाज है, तो अनाज का किसी से कोई संबंध नहीं है, तो तीसरा भी निष्कर्षण गलत है। तो पहला निष्कर्षण जो था कि कुछ फल आम है, ये निष्कर्षण हमारा सही था। कथन निष्कर्षण का इस तरीके से फिगर ड्रॉ करके आप लोग सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मचारी सेट आयकरदाता और पुरुषों के बीच संबंध वे नारे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को लिख रहे हैं 617 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 84 प्लस 515 गुणे 5। अब आपसे बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस व माइनस को आपस में बदला जाए, गुणे व भाग को आपस में बदला जाए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए बदल देते हैं। 617 गुणे की जगह पर भाग, माइनस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर माइनस, और हमारा गुणे की जगह पर भाग। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों। देखिए 617 17 दिया, 51 36 1851 ये आ गया, प्लस अगर इसको यहाँ से भाग देंगे 84 माइनस 5 से भाग देंगे तो 5 के नंबर 5 5 0 3 103 आएगा। तो 1851 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 84 जोड़ेंगे तो 5 8 5 13 हासिल लगाए 1935 आएगा। 1935 में हम लोग क्या घटाएंगे, 103 घटा देंगे, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1832 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था, नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा एक और देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि BEAR को क्या लिखा जा रहा है, 22 25 22 26 9, क्या लिखा जा रहा है, 25 22 26 9। आपसे क्वेश्चन क्या बन रहा है, टाइगर को क्या लिखा जाएगा, TIGER, टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों प्लेस वैल्यू लिखते हैं, बी 2 E की 5 A की 1 A की 1 R की 18, 2 25 27 5 22 27 1 26 27 18 9 27, यानी जस्ट अपोजिट लिखा गया है। T की है 20, I की है 9, G की है 7, E की है 5, R की है 18। दोस्तों T का अपोजिट क्या होता है, G, यहाँ पर यानी यहाँ पर आएगा 7। फिर हमारे पास I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट होता है R, R का मतलब हो जाएगा 18 आएगा। फिर हमारे पास 7 7 मतलब G का अपोजिट होता है T मतलब हो जाएगा 20, 5 5 का मतलब होता है 22, 22 का मतलब हो जाएगा V हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 18 मतलब R का मतलब हो गया 9 9, B का मतलब होगा 22, 9 का मतलब हो गया 9, 7 18 20 22 9 टाइगर को लिखा जाएगा। तो प्यारे साथियों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान देते हुए आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।